नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक और नए कीर्तिमान के बारे में। भारत के द्वारा रामजेट तकनीक पर आधारित आर्टिलरी सिस्टम डेवलप किया गया है। आर्टिलरी सिस्टम का मतलब तोपखाना। जो तोप अब सामान्य तौर पर चलाई जाती थी परंपरागत रूप से, वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली होती थी। लेकिन अब भारत ने उनकी क्षमता को डेवलप किया है और उसमें रामजेट इंजन का उपयोग किया है। रामजेट इंजन जो कि अपने आप में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, क्रायोजेनिक तकनीक का एडवांस रूप माने जाते हैं। अभी तक इनका उपयोग पूरी दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी में ही होता है। भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है, क्योंकि इसका परीक्षण भारत ने सफलतापूर्वक कर लिया है, जो आर्टिलरी सिस्टम में रामजेट तकनीक का उपयोग करेगा। यानी जो गोले दागे जाएंगे, सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि हमारी जो तोप से गोले दागे जाएंगे दुश्मन की ओर, उन्हें रामजेट इंजन पावर देगा। और रामजेट इंजन जब पावर देगा तो 30 से 40 किलोमीटर की जो रेंज है, अब वह 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में पहुंच जाएगी। यह कैसे संभव हुआ? आईआईटी मद्रास और इंडियन आर्मी की जो एटीवी शाखा है, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर इस कारनामे को किया है। ये कैसे संभव हुआ है, इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है और भारत में इससे क्या बदलाव आने वाले हैं, रणनीतिक सामरिक रूप से भारत की सेना जो है उसको किस तरीके से मजबूती मिलेगी, इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, चर्चा पूरी दुनिया में है, सभी अखबारों में इसे प्रमुखता से छापा गया है। इंडियन आर्मी टू बी वर्ल्ड फर्स्ट टू यूज रामजेट पावर 155 आर्टिलरी सेल। देखो, यहां एक चीज आप समझ लें कि 155 आर्टिलरी सेल की बात हो रही है। यानी जो तोप है उसका, जो तोप का जो नली होती है उसका डायमीटर है यहाँ पर 155 उसके आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है। मैं तीनों कैटेगरी बताऊंगा इसमें, और भारत 155 पर क्यों फोकस कर रहा है उसके भी आपको रणनीतिक कारण बताएंगे। लेकिन मुख्य खबर यह है कि आर्टिलरी सिस्टम में रामजेट पावर्ड जो है उसको लगाया गया है, रामजेट इंजन को लगाया गया है। अब रामजेट इंजन अभी तक मिसाइल टेक्नोलॉजी को विशेष तौर पर सपोर्ट करते हैं। मिसाइल जो हैं उनको बहुत ज्यादा ताकत देते हैं, और उनमें भी बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जो रामजेट इंजन का उपयोग अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में कर पाए हैं। भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन, रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, तीनों कैटेगरी के जो इंजन हैं भारत ने खुद ने बनाए हैं। यानी भारत के पास में ये सारे मौजूद हैं। चलिए, यहां पर देखिए, भारतीय सेना को मिलेगा रामजेट इंजन वाला तोप का गोला। आईआईटी मद्रास ने किया करिश्मा, मिसाइल जैसे आर्टिलरी सेल की खासियत जानिए। अब पूरी जो खबर सभी अखबारों में छपी है उसका विश्लेषण आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारी जो सेना है, अगर रामजेट पावर्ड 155 आर्टिलरी का उपयोग करती है तो ऐसा करने वाली भारत की सेना दुनिया में पहली सेना होगी। यानी ये तकनीक अभी तक किसी भी देश के पास में नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तकनीक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी, लेकिन भारत जो है इसमें आगे इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारत ने इसका परीक्षण कर लिया है। यहां पर गोलों की जो घातकता है उसको कम किए बिना उनकी रेंज 30 से 50% बढ़ जाएगी। यानी ऐसा नहीं हो कि भाई आपने जो यहां से गोला दागा है उसकी कैपेसिटी कम हो जाए, उसकी घातकता कम हो जाए। यहां पर बिना उसकी जो कहने का मतलब, जो डैमेज करने के लिए गोला जितना बनाया गया है वो डैमेज उतना ही करेगा, बस उसकी रेंज 50% तक बढ़ सकती है। 30 से 50% उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी बात है। ये कार्य किसने किया? जैसा कि मैंने कहा, आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड भारतीय सेना के लिए काम करता है, और इधर आईआईटी मद्रास। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं रक्षा क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान दोनों ने मिलकर एक कंबाइंड प्रोजेक्ट के तहत इस तकनीक को डेवलप किया है। यहां पर जो सेना का फोकस है वो लंबी दूरी और सटीक मार करने वाले हथियार डेवलप करने पर था, तो एटीबी ने इसमें मदद की। और आईआईटी मद्रास जो है उसने इसमें पूरी रिसर्च की है। आईआईटी मद्रास ने इसको कैसे इसको फिट किया जाएगा इस पर काम किया है। यहां कहने का मतलब, मिसाइल रामजेट तकनीक और छोटे तोप के गोलों में तकनीक को कैसे फिट करना है, ये दोनों जो पॉइंट्स थे इन पर संयुक्त रूप से एक कंबाइंड प्रोजेक्ट के तहत एटीबी और आईआईटी मद्रास ने सफलता हासिल की है। यहां पर आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं पीए रामकृष्णन। इन्होंने कहा कि जो रामजेट इंजन है एक एयर ब्रीथिंग इंजन है।
एयर ब्रीथिंग इंजन को मैं आपको बता दूं, पहले बहुत सारे सेशन में मैंने आपसे जिक्र किया है। ये एक ऐसे इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल तो भरकर भेजा जाता है, यानी आप इस इंजन के लिए फ्यूल तो एक टैंक में भरकर भेजेंगे, लेकिन फ्यूल को जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है उसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये एयर ब्रीथिंग इंजन है, इसका मतलब ये हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं और हवा से ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में करते हैं, ईंधन को जलाने के लिए करते हैं। लेकिन रामजेट इंजन की एक खास बात यह होती है कि रामजेट इंजन जब ट्रिगर करता है यानी एक्टिवेट होता है तो उसके लिए कम से कम 2 मैक की स्पीड चाहिए। 2 मैक यानी सुपरसोनिक स्पीड हो जाती है। 2 मैक की स्पीड से जब इंजन किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ दौड़ रहा होगा तभी ये इंजन एक्टिवेट हो पाएगा। अब दिक्कत यह है कि जो सामान्य तोप से गोला दागा जाता है, सामान्य तोप से गोले जो दागे जाते थे उनमें वो गोले जो है रामजेट पावर्ड नहीं थे, सिंपल उनको दाग गोले की जो गोले के द्वारा सॉरी तोप के द्वारा जो थ्रस्ट दिया गया उसी से उनको दागा जा रहा था, तो वो कम दूरी पर जाकर गिरते थे। यहां पर तोप जो है, तोप है उसके माध्यम से इस गोले को इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 मैक। 2 मैक की गति से इस तोप से इस गोले को दाग दिया गया। अब इस गोले के अंदर लगा हुआ है रामजेट इंजन, तो रामजेट इंजन को 2 मैक की स्पीड यहां पर मिल गई। 2 मैक की स्पीड जब मिल गई तो ये रामजेट इंजन जो है वो अब एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये हवा का प्रवेश और दबाव उन दोनों का उपयोग करेगा। उसका उपयोग करके फिर ये ईंधन को जलाता है, यानी इसमें ईंधन इंजेक्ट होता है, इधर से ऑक्सीजन इंजेक्ट होती है और फिर ईंधन का दहन होना शुरू हो जाता है। जब ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलता है तो फिर इस इंजन के द्वारा बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा किया जाता है जो इस गोले को ज्यादा दूरी तक ले जाने में सक्षम रहेगा। विस्तारित उड़ान एक्सटेंडेड फ्लाइट, इंजन हवा में उड़ते समय गति और दूरी बनाए रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके अंदर क्या कार्य कर रहा है? रामजेट इंजन काम कर रहा है। यानी अभी तक देखिए जो मिसाइल होती थी उन मिसाइलों में रामजेट इंजन लगा हुआ था, लेकिन अब एक छोटा सा जो गोला है उस गोले के अंदर ही हमने रामजेट इंजन फिट कर दिया है। अब रामजेट इंजन की पावर के साथ या थ्रस्ट के साथ ये गोला बहुत ज्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा, यानी पहले 40 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरता था तोप से, लेकिन अब कितनी दूरी पर जाकर गिर सकता है? 70 किलोमीटर। और 70 किलोमीटर दूरी पर गिरेगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब आप भारतीय सीमाओं से पाकिस्तान की सीमाओं में काफी अंदर तक हमला करने में सक्षम हो सकते हैं। सेम स्थिति चाइना के साथ भी होगी, यानी जब एलएसी पर हम हमारी इन तोपों को तैनात करेंगे तो एलएसी पर हम काफी दूरी से हमला कर सकते हैं, चाइना पर, पाकिस्तान पर या किसी भी देश से जिससे हमारा हम यहां पर युद्ध की स्थिति बनी है। तो देखिए सामान्य गोला जो है वो केवल शुरुआती धक्का मिलता है उसको, और वो किससे मिलता है? तोप से, तो उसकी दूरी और गति कम रह जाती है। लेकिन यहां पर ये गोला जो है वो रामजेट इंजन से चल रहा है तो इसमें सतत थ्रस्ट मिलेगा, अपनी गति और दूरी को बनाए रखेगा और मैक 2 के बाद इंजन स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। तो इस तरीके से तकनीक कार्य करती है। स्टेटो फिटिंग और परीक्षण, इसका मतलब है कि आपने इसको फिट कैसे किया और क्या जो अभी हमने इस रामजेट इंजन की बात की है, गोले में इसको फिट किया गया है, क्या भारत की जितनी भी तोप हैं क्या उन सभी में इसको इस तकनीक को डाला जा सकता है? क्या सभी में इनका उपयोग किया जाएगा या फिर जो भारत की तोप जो आर्टिलरी सिस्टम ऑलरेडी डेवलप हो गया है उसके अलावा कुछ बनाना पड़ेगा? अलावा बनाना पड़ेगा तो हमारी इसमें कॉस्टिंग बढ़ेगी। लेकिन यहां पर साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये कम कीमत कम लागत में ऐसा संभव होगा। क्यों होगा? जो ऑलरेडी हमारे पास में आर्टिलरी सिस्टम है उन सभी को बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के अंदर हम इस इंजन को फिट कर देंगे। तो यहां पर देखिए इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत मौजूदा 150 mm के गोलों में लगाया जा सकता है, रेट्रोफिट किया जा सकता है जो ऑलरेडी है हमारे पास में। वर्तमान में विकास परीक्षण चल रहा है और राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसका सफल परीक्षण किया जाना हमारे लिए राहत की बात है क्योंकि दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया है। भारत पहला देश है जो अपनी सेना को ऐसी तकनीक देने वाला है। और देखिए यहां पर सेना को नए गोले खरीदने की जरूरत नहीं, पुराने भंडार को अपग्रेड किया जा सकता है, काफी किफायती साबित होगा। पोखरण में इसका सफल परीक्षण इसकी व्यवहार्यता यानी फीजिबिलिटी को पुख्ता करता है। चलिए अब यहां पर दोस्तों एक चीज समझना, हाँ एक और चीज कि एडेप्टेशन, अनुकूलता, यानी भारत के पास में जैसे कि M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप है, K9 वज्र तोप है
और फिर धनुष तोप है, इन सभी के अंदर इस तकनीक को आसानी से असेंबल किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हमें अलग से इनको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, या नई तोप खरीदनी नहीं पड़ेगी, या बनानी भी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात एक और यह है कि ये वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी है, यानी आप इस तकनीक का उपयोग चाहे भले ही वो पहाड़ी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, सभी जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। चाहे वह पहाड़ों में तैनात हल्की तोपें हों या मैदान में तैनात भारी तोपें, इन सभी में इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा और भारतीय मारक क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों एक चीज समझना कि जो आर्टिलरी सिस्टम है, तोप खाना, किसी भी सेना के लिए, किसी भी देश की सेना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे यहां पर एक वो सिंबल, इसका जो प्रतीक है वो आप देख सकते हैं, इसे युद्ध का देवता कहा जाता है। यानी जो तोप खाना है, आर्टिलरी सिस्टम, इसका महत्व इतना है कि इसे युद्ध का देवता कहते हैं। भारत ने जब 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था तो हमारी तोप जो है उनका बहुत ज्यादा यहां पर महत्व रहा था। अब जितनी भी तोप हैं, आपको यहां ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सर आर्टिलरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है और इसका आधार क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिलरी सिस्टम जो है, वो तोप आपने देखी होगी, तोप की एक नली होती है। इस नली का जो डायमीटर है, डायमीटर यानी जो व्यास है, वो कितना चौड़ा है, वो कितना चौड़ा है, इस तरीके से गोलाई उसकी कितनी चौड़ी है, उसके आधार पर आर्टिलरी सिस्टम को डिवाइड किया जाता है। और इसमें 3 टाइप होते हैं, लाइट आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी और हैवी आर्टिलरी। क्या क्या होते हैं समझना ध्यान से। जैसे यानी जो कैलिबर बोलते हैं, जिसको हम तोप की नली जो है, जिसको कैलिबर कहा जाता है, वो कितना, उसका व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, उसके आधार पर, और वो कैसे कार्य करती है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। लाइट आर्टिलरी की हम बात कर रहे हैं, हल्की जो तोप होती है, हल्का तोपखाना जो होता है, इसका डायमीटर 105 mm या इससे कम होगा। 105 mm होगा या फिर इससे क्या होगा, कम होगा। इसका मुख्य कार्य होता है कि जो हमारे पैदल सैनिक हैं, यानी पैदल सेना जो है, इन्फेंट्री, उसको करीब से सहायता, क्लोज सपोर्ट देना। ये वजन में हल्की होती है और इन्हें उबड़ खाबड़ रास्तों या हेलीकॉप्टर से पहाड़ों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे मान लो LAC वाली जो स्थिति है हमारी, जहां हमारा चाइना से युद्ध हो रहा है या पाकिस्तान से युद्ध हमारा POK और इस वाले सिस्टम उसमें हो रहा है स्थान पर, तो वहां उबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस आर्टिलरी सिस्टम को आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हल्के होते हैं। जैसे कि भारत के पास में इंडियन फील्ड गन IFG, ये भारत की स्वदेशी तोप है। लाइट फील्ड गन LFG, ये भी भारत के पास में है, हल्का संस्करण है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी मीडियम आर्टिलरी। मीडियम का मतलब जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, 155 mm, 155 mm, 106 mm से लेकर 155 mm तक अगर कैलिबर यानी तोप की जो नली है उसका व्यास है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्या होता है, इसका उपयोग दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी करने, उनका संचार तोड़ने और लंबी दूरी तक हमला करने के लिए किया जाता है। भारत के पास में ऐसी कौन सी तोप हैं जो मीडियम आर्टिलरी के अंतर्गत आती हैं? वो फोर्स FS-77 1980 से लेकर भारत के पास में बहुत प्रसिद्ध तोप है, खूब नाम सुना होगा आपने। एक आपने नाम सुना होगा M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोप, जो कि हमने कहां से ली थी, अमेरिका से। एक तोप है धनुष और एक है ATAGS, ये भारत ने स्वदेशी तकनीक से नई डेवलप की हैं, जो हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में भारत ने खुद ने डेवलप की हैं। फिर एक है K9 वज्र, ये दक्षिण कोरियाई तकनीक पर आधारित है और सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी जो ईंधन होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब वही सेम ये चीज हो गई कि जिसमें ये ऑक्सीकारक के रूप में हवा से क्या लेगा, ऑक्सीकारक लेगी, ऑक्सीजन का। और एक है सारंग तोप। सारंग तोप जो है 130 mm तोप थी, लेकिन इनको अपग्रेड करके 155 mm में बदला गया है सारंग तोप। ये मीडियम आर्टिलरी के अंतर्गत हमारे पास है। इसके अलावा हैवी आर्टिलरी की बात करें तो वो ऐसी कोई भी तोप, हैवी आर्टिलरी में अगर आप आ जाएं आप, तो ऐसी कोई भी तोप जो 155 mm से जिनका कैलिबर ज्यादा होता है, यानी तोप की जो नली है उसका व्यास अगर 155 mm से ज्यादा है, तो फिर उनको हैवी कैटेगरी में रखा जाता है। स्टैंडर्ड जो माना जाता है वो 155 mm है। अब देखो यहां इसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसका कारण आपको बताते हैं। कार्य क्या है इसका, आप अगर हैवी में जाते हैं, हैवी आर्टिलरी, तो इसका कार्य क्या है, कंक्रीट वाले जो बंकर हैं या फिर बहुत पीछे स्थित हेडक्वार्टर हैं, उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है।
अब यहां पर ये जो चीज है ना, ये इररिलेवेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है आजकल, इररिलेवेंट क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी जगह पर जो हैवी आर्टिलरी है, इसकी जगह पर ज्यादातर देश जो हैं वो रॉकेट आर्टिलरी का उपयोग करते हैं। जैसा कि अभी भारत ने परीक्षण किया किसका, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है, जो कि 214 के रॉकेट लॉन्चर क्या करती है, दागती है। तो आप हैवी आर्टिलरी यानी तोप की जगह पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का उपयोग करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही एक तकनीक है स्मर्च, ये रूसी मूल का शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम है। ये 300 की रॉकेट लॉन्चर जो है उनको लॉन्च करता है। तो कहने का मतलब हैवी आर्टिलरी जो है इररिलेवेंट सी हो जाती है और इनकी जगह पर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है उनको ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किस पर है, मीडियम आर्टिलरी पर। उसके कारण क्या है समझना। उसका कारण है, एक सबसे पहला कारण है संतुलन। संतुलन का मतलब यह है कि देखिए, अगर आप 155 जो आर्टिलरी सिस्टम है उससे जो गोला दागेंगे, ना तो वो इतना हल्का है कि उससे बहुत ज्यादा तबाही नहीं हो, यानी उससे बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर तबाही भी हो सकती है, और ना ही वो इतना भारी है कि उसको बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं पहुंचाया जा सके। तो एक बैलेंस बना रहता है, इसलिए हमारी सेनाएं जो हैं इस पर फोकस कर रही हैं। दूसरा कारण है रेंज। रेंज देखिए, रेंज में क्या है कि इसकी रेंज जब आप 155 के साथ काम करते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर रेंज तो पहले से ही थी। ठीक है, ज्यादा हैवी लेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब हमने रामजेट तकनीक लगा दी तो रेंज बढ़कर कितनी हो गई, 60 से 70 किलोमीटर हो गई। फिर आप आ जाइए लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक कारण क्या है कि आप अपनी पूरी आर्मी के पास में, पूरी सेना के पास में जब एक जैसी तोप रखेंगे सभी जगह, तो फिर आपको सप्लाई चेन जो है उसमें आसानी रहेगी। सप्लाई चेन में आसानी मतलब एक जैसी चीजें होंगी, एक जैसे पार्ट्स होंगे, इक्विपमेंट होंगे, उनकी सप्लाई आसानी से की जा सकती है। तो इसलिए भारतीय सेना जो है इस पर एक साथ काम कर रही है कि इसी पर काम करें। अब आप यहां पर निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हम रामजेट तकनीक का उपयोग करके एक तो रेंज को बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 30 से 50% तक। अब ये रेंज 60 किलोमीटर से लेकर 70% तक हो सकती है। और इससे भारत की स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी जो है, यानी आप जो दुश्मन पर खड़े होकर सीमा पर लड़ते हैं, तो वो कैपेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भारत की सेना जो है उसको बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और दुश्मन, इसलिए दुश्मन के हौसले पस्त होते हैं इसमें, क्योंकि ये तकनीक दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी तोप के माध्यम से 70 किलोमीटर की दूरी पर गोले को फेंकना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो ये थी दोस्तों आज की एक महत्वपूर्ण खबर, जिसको तकनीकी रूप से विश्लेषण के साथ मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, सेशन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे बना रखें। जय हिंद, जय भारत।